कल कुणाल कामरा और भाविश अग्रवाल के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई ट्विटर पर। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी मज़ा आया उनकी फ़ाइट देखते हुए। लेकिन ये जो फाइट हुई ट्विटर पर, उसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक की जो शेयर प्राइस है वो कल 9% से गिर गई। यानी कि अगर मैं टोटल मार्केट कैप में वैल्यू देखूं तो लगभग 3400 का नुकसान ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट कैप में हुआ। तो भाविश अग्रवाल के एक ट्वीट की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो 850 करोड़ की निकल कर आई। इतना कुछ नुकसान ओला इलेक्ट्रिक को कल झेलना पड़ा, उसके शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ा। ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट होने के बाद काफ़ी पावर में 150 रुपये के ऊपर चला गया, लेकिन यही शेयर अब 90 रुपीज़ यानी लिस्टिंग के बाद उसके ऑल टाइम लो पर चला आया है। और चीज़ें सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, आज ही ओला इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस आया है बढ़ती हुई कंज्यूमर कंप्लेंट्स की वजह से। कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। जितनी भी स्कूटर्स ओला ने बेची है उसमें से 15% स्कूटर के जो ओनर्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की है कि मेरे स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ पड़ी है। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ओला के सर्विस सेंटर में हर महीने 80-80 हज़ार गाड़ी आ रही है। तो आज हम ओला इलेक्ट्रिक की रियल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। जो सर्विस सेंटर में बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि गाड़ियों में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, डेटा और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे क्योंकि कॉमेडी तो कल ही हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी FMVM यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप की नेक्स्ट बैच शुरू होने वाली है। सिर्फ 100 लिमिटेड लोगों की ये बैच होती है जो कि कंप्लीटली वीकेंड बैच है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, और जहां पर वीकेंड में भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन सीख सकते हो। 3 महीने का ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें एनरोल करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आप फाइनेंस के बारे में आपको बहुत डीप जानना है, कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है और उसके बेसिस पर DCF मेथड की वजह से, जिसे वॉरेन बफेट और बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर यूज करते हैं, उस मेथड से कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो FMVM इज फॉर यू। सो FMVM में अभी एनरोल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको हमारे काउंसलिंग सेशन का लिंक भेज देगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओला के पास इसी साल करीब 4-5 महीने पहले 34% का मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, और जो कि काफ़ी अच्छा था, लगातार बढ़ ही रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप देख रख सकते हो इस ग्राफ की मदद से कि जो मार्केट शेयर है ये लगातार गिर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कूटर्स का जो सेल है ओला इलेक्ट्रिक का काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। और लास्ट टाइम भी जब हमने वीडियो बनाई थी, जब ओला इलेक्ट्रिक का IPO आया, तब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज की थी ओला इलेक्ट्रिक की, और उसमें से एक ये था कि बाकी जो कंपटीटर्स है, लोगों को लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो ओला इलेक्ट्रिक से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बजाज चेतक है, TVS है। और यही आप रिसेंट डेटा देख लीजिए कि ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो अभी 34% से 26-27% पर आया है, और जहाँ पर बजाज चेतक का कुछ ही महीनों पहले मार्केट शेयर 11% पर था, वो अभी सीधा 21% पर आया है। यानी आने वाले कुछ टाइम में बजाज चेतक कुड बी नंबर 1 प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मेनी पीपल। तो यहाँ पर ऑफकोर्स नंबर ऑफ सेल्स घटता जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओला इलेक्ट्रिक के लिए हो सकती है। एक और प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में रेज की थी कि कंपनी का प्रॉफिटेबल बनना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा प्रॉब्लम जो बड़ा कंपनी करंटली फेस कर रही है वो है अट्रिशन का। बहुत सारे लोग कंपनी छोड़कर भाग रहे हैं। कंपनी का अट्रिशन रेट 47% का है, मतलब आधे लोग कंपनी में हर साल छोड़कर चले जाते हैं। यही रेट अगर मैं कंपनी के कंपटीटर्स के लिए देख लूँ, एथर के लिए 18 to 20% अट्रिशन है, अगेन थोड़ा ज़्यादा ही है। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंपनी जैसे TVS के लिए मात्र 12% है और हीरो के लिए तो सिर्फ 4%। तो यहाँ पर अगेन जो ट्रेडिशनल कंपनीज है, हीरो ने भी अभी जस्ट एंट्री की है और अभी तक 2% का मार्केट शेयर उन्होंने खा लिया है। तो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स है जिनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर मार्केट खाने आ चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी फेस कर रही थी। इसी बीच भाविश अग्रवाल के ट्वीट ने कंपनी की प्रॉब्लम एक स्टेप और बढ़ा दी है। अब देखिए कंपनी की कंप्लेंट्स आ रही थी तो उसके पीछे भी लॉजिक है बहुत, मतलब यहाँ पर आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट यहाँ पर अगर आप ओला इलेक्ट्रिक भी गूगल पर सर्च करेंगे या फिर ट्विटर पर सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे, तो आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर कोई, मतलब बेंगलोर में तो एक बंदे ने सीधा आग ही लगा दी उनके शोरूम को, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से गाड़ी वहाँ पर थी और सर्विस होके वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। प्रॉब्लम्स भी देखेंगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है गाड़ी के, नॉन टेक्निकल भी है, और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो एक प्राइम एग्जांपल है बैड प्रोडक्ट्स का, जिससे बहुत हेवीली बेचा गया, बहुत बड़ी मार्केटिंग करके स्केल में बेचा गया। लेकिन अब जितनी गाड़ी आ रही है, जनरली देखिए अगर हम बाहर कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर एक सिस्टम चलती है। सिस्टम ये होती है कि अगर आपने गाड़ी भेजी, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी सारी गाड़ी वापस बुलवा लेती है, उसे करेक्ट करके भेज देगी, या फिर आपको रिप्लेसमेंट आती है। लेकिन ओला के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है, ओला को भी पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, जिसके चलते लोग इस तरह से माइक लेके एक बंदे ने गाना गा लिया और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश की। अभी रिसेंटली हमारे दोस्त ऋषभ जैन ने भी ट्विटर पर लिखा था कि ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट मिस्टेक थी, ओला की बाइक लेना। अब यहाँ पर ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर फुल ऑफ इट, और गवर्नमेंट की जो रिसेंट नोटिस आई है वो उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड पर है। अब भाविश अग्रवाल को इस चीज़ में देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन्हें भी इस तरह की क्रिटिसिज्म आता है
लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है उसका भी एक तरीका होता है। अब यहाँ पर जो रिप्लाई दिया गया उसमें भी टोनिंग बहुत सारे लोगों को काफ़ी एरोगेंट लगी, जिसकी वजह से ये मामला काफ़ी वायरल हो गया और बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। लेकिन ये जो चीज़ है ये ओला के लिए अभी एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित होने वाले आने वाले टाइम में, क्योंकि उनकी जो गाड़ी की प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थे, जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ उनकी गाड़ियाँ ले रहे थे। लेकिन अब क्योंकि प्रॉब्लम सामने है और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले टाइम में ऑफकोर्स, और ये नंबर दिख भी रहा है हमें डेटा में कि जो लोग हैं जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं उनका नंबर कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। करीब 2-3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ओला के काफ़ी सारे लोग थे सीनियर मैनेजमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि भविष्य हमें काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट देते हैं जो अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और उसकी वजह से होता है कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स आने लगी, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होने लगे और बिना उन चीज़ों को प्रॉपरली चेक किए गाड़ी को बेचा गया। क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट की थी, अगर आपको याद है 2-3 साल पहले। ऑर्डर बहुत सारी आ गई थी, ₹1 में बुकिंग, ऐसा कुछ सिस्टम था इनका, 99 रुपीज़ में बुकिंग, और फिर बहुत सारी बुकिंग्स आई और फिर गाड़ियाँ भी इन्होंने तुरंत बेची, बट कभी भी उसकी क्वालिटी या बाकी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, जो कि अब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होल कंपनी के लिए साबित हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करता हूँ जो कि रतन टाटा फंडेड है। उसका जो वैल्यूएशन है दैट इज़ अराउंड $2 to 3 बिलियन का। लेकिन उसके फाउंडर कभी भी इंटरव्यू देने नहीं आते, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं रहते। रीज़न बीइंग कि उनका ये कहना है कि हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है, पहली बात, एंड सेकंड वी आर फंडेड बाय रतन टाटा, तो उनका जो ट्रस्ट है वो हमें पकड़ कर चलना है। हमारी एक गलती उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जो हम चाहते नहीं हैं। ऑफकोर्स कंपनी से गलतियाँ होती है लेकिन उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप अगर उसे सॉल्व करने की बजाय बाकी चीज़ों में फंस रहे हैं तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है किसी भी कंपनी के लिए, एंड दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज वेल। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो भविष्य अग्रवाल है ही इज़ बिहेविंग लाइक एलॉन मस्क। लेकिन एलॉन मस्क की अगर बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का। तो ऑफकोर्स अगर आप उस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उस तरह की बातें कर सकते हो एलॉन मस्क की तरह। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में ही रियल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अंदर है, तो बेटर यू सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन आप जो भी आपको करना है दिखाना है दैट यू कैन डू। तो इतना ही हम सिंपली कह सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट लेसन सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जहाँ पर मैनेजमेंट इस तरह की सिली चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ें लोगों को पहले से पता चलती है, लेकिन हमने लास्ट 2-3 साल पहले जो एक वीडियो बनाया था उसके लिए हमने कई सारे एम्प्लॉयज़ से बात की ओला के कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, एंड देन जो रिप्लाइज थे आई कैंट से दैट हियर, बट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे मेरे लिए। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर नहीं टिक पा रहे, और कुछ इसी तरह का जिस तरह का भी लोगों का रिस्पॉन्स है उस गाड़ी के प्रति एम्प्लॉयज़ का भी था, और ये प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज ले लीजिए, आप मुकेश अंबानी की कंपनीज ले लीजिए, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में राधा किशन दमानी आते हैं, उनके कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, किसी सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नहीं रहते, दे स्टे अवे फ्रॉम, दे जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट कि चलो हमें सही प्रोडक्ट बनाना है, सही धंधा बनाना है, दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। एंड जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करते हो तो कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में चली जाती है, लेकिन कभी कभी जब बैकफायर करती है तो बहुत गंदे तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि दिस इज़ अ टेम्पररी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री ये बना रहे हैं जिसके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं, बैटरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कस्टमर ही उनसे दूर भागते रहेंगे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है, उस पर आरओआई नहीं निकल पाएगा और ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। तो ये जो इंस्टेंस हुआ है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स पर होने वाला है, इतना तो पक्का है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब चीज़ें धीरे धीरे बैठने लगी है कि ओके ओला में ये प्रॉब्लम है, अच्छा ओला के बारे में कंप्लेंट्स आती है, अच्छा इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं। अब लोग तो ऐसे हैं कि लोग पुरानी क्लिप्स अब निकाल रहे हैं कि भविष्य अग्रवाल को और डिफेम कैसे किया जा सकता है। लोग अभी लगे पड़े एकदम कि चलो टॉपिक हॉट है और डिफेम करते हैं। तो किसी ने 2-3 साल पहले की क्लिप निकाली वेयर भविष्य अग्रवाल इज सेइंग कि सैटरडे संडे वाला कल्चर हमारा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज से हमने इंपोर्ट किया है, हमें वो फॉलो नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड देन पीपल अगेन क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स में वगैरह वगैरह। ठीक है, हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं रहता कि किसी को डिफेम करना है वगैरह, जो रियलिटी है वो आपके सामने हमने डेटा की मदद से रख दी। बट आइडियली ऐसा होना चाहिए कि किसी भी सीईओ को, मतलब बीट भविष्य अग्रवाल, बीट एनीवन, आपको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब सही तरीके से कस्टमर को हैंडल करना, लोगों के फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना इज ऑल्सो स्किल, जो ऑफकोर्स कई सारी कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। उन पर आपको फोकस करना चाहिए, और जो नहीं अच्छे से मैनेज करती है उनसे आपको कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए। सो इन्वेस्टर्स के लिए बस यही एक मैसेज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर निकल कर आया है वो मैं देना चाहूँगा। और ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, जो 9% गिरा दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है कंपनी के बिजनेस पर। और ये चीज़ मैंने ओला के आईपीओ के टाइम भी बोली थी, उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें हमने बहुत सारे ओला के बारे में अलग अलग इश्यूज़ को रेज़ किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड हमारे FMVM को जाते जाते ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई। सी यू।